हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसमें से एक दीर्घ संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्वर संधि स्वर संधि के स्वर संधि के भेद। और ये भेद होते हैं हमारे 5। इनमें से दीर्घ संधि में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपका है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज बारी है हमारी यण संधि की। दीर्घ संधि की सारी कंडीशन और एग्जाम्पल हमने कल आपके सामने रखे। इसके साथ साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये संधि वाला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इस संधि के माध्यम से हम जो सीखेंगे, इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना उपसर्ग पढ़ते हैं, उसकी पहचान भी हमें संधि के द्वारा ही होती है। यानी कि संधि वाले टॉपिक से हम उपसर्ग, इसके साथ में पढ़ते हैं। तीसरा प्यारे दोस्तों वर्तनी, ये टॉपिक डिपेंड है सारे संधि पर। इसके बाद में पर्यायवाची और फिफ्थ आपका अनेकार्थी। जी अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द। और इसके बाद में 6 हैं शब्द और अनेकार्थी शब्द और शब्दार्थ। ये 6 टॉपिक संधि पर डिपेंड है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर इनके क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो हमें संधि को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना संधि के हम इन 6 टॉपिक को नहीं कर सकते। और इनके तमाम एग्जाम्पल आपके संधि के एग्जाम्पल के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो यण संधि की आज हमारी बारी है। और यण संधि के अंतर्गत दूसरा भेद है हमारा यण संधि। तो यण क्या है जी? एक प्रत्याहार है। यण एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? निकनेम को। जैसे वीरेंद्र सहवाग को वीरू कहते हैं, हरभजन को भज्जी कहते हैं। तो ये सब क्या है? प्रत्याहार। यण एक प्रत्याहार है जिसमें यह रे ले और वे वर्ण आते हैं। दूसरा जिस शब्द के बीचों बीच ये ले और वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आधा व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? यण संधि। तीसरा, जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से
वर्णों के योग से य रे वे वर्ण बने, वर्ण बने, वो क्या कहलाएगा जी हमारा? यण संधि कहलाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जी। इन 3 में से कोई सी एक कंडीशन भी याद रख लोगे तो आप जी जी हाँ सभी जगह जी जी। इसमें सी टेट में तो ग्रामर का रोल कम होता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, मिनिमम 3 क्वेश्चंस। लेकिन जब आप यूपी टेट, एच टेट, रीट का एग्जाम दोगे तो वहाँ 30 में से 20 क्वेश्चन टेट के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के ही पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में। जी जी हाँ, अगर शिवानी जी आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। 2 तरीके हैं, एक तरीका है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हिंदी को पढ़ना, एक होता है हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और मैं दोनों तरीके एक साथ प्रयोग करता हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपकी यह है कि जिस शब्द के बीचों बीच य रे ल व वर्ण हो तथा इससे पहले कोई स्वर सहित स्वर रहित व्यंजन यानी कि आधा व्यंजन हो तो वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यण संधि के एग्जाम्पल। अब देखो इनके कौन कौन से वर्ण होते हैं वो इसके अंतर्गत। जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया प्रत्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्यूष, प्रत्येक, चलो जी इनका करते हैं पहले। यहाँ पे शब्द के बीच में क्या है जी? आधा यह, इसमें भी शब्द के बीच में यह है जी, इसमें भी ये पूरा यह है, सॉरी, इसमें भी शब्द के बीच में यह है, और इससे पहले क्या है? आधा व्यंजन है। यहाँ पे ये आधा तय है, इसमें भी आधा तय है, इसमें भी आधा तय है, इसमें भी आधा तय है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगी जिस शब्द के बीचों बीच यह रहे, क्योंकि इससे वर्ण नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना, ले वर्ण को छोड़े इससे वर्ण नहीं बनता है, ठीक है जी। इसमें बीच में क्या आ गया? ये वाला ये आ गया बीच में, ठीक है, और इनसे पहले आधा व्यंजन भी है। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो शब्द बना है ये क्या है? प्रति और अक्ष है, और ये प्रति और अक्ष, प्रति और आहार है, और ये क्या है जी? प्रति और ओस, और ये क्या है जी? यहाँ पर प्रति और एक। कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ ये भी देख लो आप। यहाँ पे जो वर्ण है इधर से ई आया है, इधर से ए, दोनों मिलके यह बना रहे हैं। इधर से ई, यहाँ से आ, दोनों मिलके या बना रहे हैं। यहाँ पर इधर से ई, इधर से ऊ, ये दोनों मिलके आपका यू बना रहे हैं। यहाँ इधर से ई, इधर से आई, ये दोनों मिलके आपका यही बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका यह बना, या बना, यू बना, ये बना। बात एक ही सब पे मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, यहाँ बन यही रहा है। तो जब किन्हीं 2 स्वर वर्णों के मेल से यह बनता है तो वो क्या कहलाते हैं? यण संधि। अब हमने क्या किया? ये वाला ई लिया है, इधर से ये ए लिया है, इसमें से ये वाला ई यहाँ ले लिया, क्योंकि शब्द के अंत में तो यही है। बाद वाले शब्द का पहला और पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है। तो इसमें पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ई है, बाद वाला ऊ है। पहले का इसका क्या है जी? यहाँ ई, और ये हमने यहाँ से लिए। अब जब आपने प्रति में से ई निकाल लिया, समझना थोड़ा ध्यान से, जब प्रति में से ई निकाल लिया तो ये आधा तय बच गया, क्योंकि आपने ई तो यहाँ ले लिया, ये वाला ए आपने यहाँ ले लिया, तो इधर क्या बच गया आपका? ई और ए को मिला के आपने यह बनाया, ऐसे ये शब्द बनता है प्रत्यक्ष। जब इसमें से आपने ये ई ले लिया तो इधर क्या बचेगा? आधा तय। आ यहाँ ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका? हार। ई और आ को मिलाया तो ये क्या बना दिया आपने? या। इसमें से आपने ये ई ले लिया तो यहाँ आधा तय बचेगा, इसमें से ऊ ले लिया तो यहाँ से बचेगा, ई और बड़े ऊ को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? यू। इसमें से आपने ई लिया तो यहाँ आधा तय बचेगा, यहाँ पे आई ले लिया, इधर आपका कै बचेगा,
ई और आई को मिला के आप क्या बनाओगे, ये ऐसे शब्द बना है आपका प्रत्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्यूष और प्रतीक। तो ये प्रत्याहार क्या है, ये प्रत्याहार निक नेम है। जैसे आप किसी का नाम जो है गोविंद है तो उसको शॉर्ट में गोलू कहने लगे, किसी का नाम हरभजन है भज्जी कहने लगे, युवराज को युवी कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग को वीरू कहते हैं। तो ऐसे ही किसी का जो शॉर्ट नाम होता है, निक नेम होता है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में निक नेम कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या थे जी, शब्द के बीच में यह और उससे पहले आधा व्यंजन, ये सारी कंडीशन अप्लाई होगी। यानी एक प्रत्याहार जिसमें यह, रे, ले, वे वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत यह, रे, ले और वे वर्ण आएंगे। जिस शब्द के बीचों बीच यह हो, यहाँ पे शब्द के बीचों बीच क्या था जी, यह था सब में, ठीक है, और उनसे पहले आधा व्यंजन भी था। जहां के निदो स्वर वर्णों के योग से यह बने, तो यहाँ स्वर वर्णों के योग से यह भी बना है इसके अंतर्गत, इन चारों के, ठीक है जी। तो शब्द के बीच में यह, पहले आधा व्यंजन, शब्द के बीच में यह आधा व्यंजन, शब्द के बीच में यह आधा व्यंजन, शब्द के बीच में यह आधा व्यंजन। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए और दूसरे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ शब्द आ गया अध्यक्ष, हत्या, अत्याचार, अध्यादेश, निम्न। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको करो जी, कैसे करोगे, शब्द के बीच में यह है, उससे पहले आधा व्यंजन, शब्द के बीच में यह आधा व्यंजन, शब्द के बीच में यह आधा व्यंजन, शब्द के बीच में यह आधा व्यंजन। तो ये भी क्या क्या लाएंगे, यह संधि के उदाहरण। कौन से दो वर्णों को मिलके बने हैं, ये बना है अधि और अक्ष को मिला के, ये बना है अति और आचार को मिला के, ये बना है अधि और यहाँ पे देश को मिला के, और ये बना है नी और उनको मिला के। तो सबसे पहले आप दिए गए शब्द को जब आप संधि विच्छेद कर रहे हो, ऐसी जगह से अलग करो जहां उसका मीनिंग हो जाए। तो आपने इनको ऐसी जगह से तोड़ा, ऐसी जगह से अलग किया, इनका मीनिंग है। आप यहाँ अधि उपसर्ग पढ़ चुके हो, अक्ष केंद्र है, अति उपसर्ग है, आचार व्यवहार है, अधि यहाँ उपसर्ग है, देश है, नी और उन, ये सब पढ़ चुके हो आप। ये सार्थक शब्द है और सार्थक शब्दों से ही नए सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। सार्थक शब्द से ही नए सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें से हमने क्या ले लिया, ई, इधर से ए, तो क्या बनेगा ये, इसमें से ई, इधर से आ, क्या बनेगा या, इसमें से ई, इधर क्या आ गया, आदेश। ये देश नहीं है, इसको सही करो। ये क्या है जी आपका अध्यादेश, आदेश। इसमें से ई आ गया जी आपका, ये आ हो गया यहाँ पे, ये क्या बनाएगा या, ये तभी तो बनेगा। इसमें से यहाँ ई ले लिया, इधर से ओ ले लिया, ये क्या बन गया यू। अब इनको कैसे बनाओगे आप, ये देखो, इसमें से आपने ये वाला ई ले लिया, ठीक है, इसमें से क्या लिया, ये वाला आपने ई लिया, तो ये क्या बचेगा, आधा। इसमें से यहाँ ये ए ले लिया आपने, तो ये क्या बच गया इधर, ये ई और ए को मिला के यह बन। इसमें से आपने ई ले लिया तो आधा तय बचा, यहाँ आपने आ ले लिया तो ये चार बचा, ई आ को मिला के क्या बनाएंगे या। यहाँ पे से ये ई ले लिया तो ये क्या है जी, आधा धय हो गया। इधर से आ ले लिया तो क्या बच गया, इधर देश बच गया। ई और आ को मिला के या बनाओगे। इसमें से क्या आ गया, ये वाला ई यहाँ पे ले लिया, आधा न बच गया। ये वाला ऊ यहाँ ले लिया, न बच गया। ई और ऊ को मिलाओगे तो ये बनेगा यू, तो शब्द बन जाएगा नयो। अब आपसे पूछेगा कि इनकी सही संधि विच्छेद बताओ, इनमें उपसर्ग बताओ, तो आगे आपको उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं, आपसे उपसर्ग पूछेगा।
तो आपसे उपसर्ग पूछेगा वर्तनी, तो उपसर्ग इनमें सब में प्रति लगा हुआ है सामने। तो इनमें क्या लगा है जी, इसमें अति अधि उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अधि उपसर्ग है, इसमें नि उपसर्ग है। तो उपसर्गों की पहचान कहां से होगी? संधि के माध्यम से। उपसर्गों की पहचान संधि के माध्यम से। तो ये सारी कंडीशन कौन सी थी जी? ये वाली थी, देखो। यानी एक प्रत्याहार जिसमें यह, तो यानी एक प्रत्याहार जिसमें यह बनेगा, तो हमने यह की कंडीशन देख ली। जिस शब्द के बीचों बीच यह हो, उससे पहले आधा व्यंजन हो, सब में आधा व्यंजन था यह, जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से यह बने, तो यहाँ यह बने या बने, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैंने यह बनाया, यहाँ या बनाया, इसके बाद में प्यार दोस्तों यू बन जाए आपका, या फिर ये बन जाए, बात एक ही है। ये तो सारी मात्राएं हैं ना, इस पे मात्रा कौन सी आई? इस पे आ की आई, इस पे ऊ की आई, इस पे आई की मात्रा है, बन तो यही रहा है। तो यहां तक अगर क्लियर हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। तो ऐसे ही हमें शब्दों का मीनिंग का पता चलता है। तो अत्याचार किसे कह रहे हैं? जब व्यवहार की हद हो जाए। आचार मतलब व्यवहार हो गया, अति मतलब अधिक हो गया, तो जब व्यवहार की हद हो जाए उसी को तो अत्याचार कह रहे हैं। अब दूसरा देखो जी, अब क्या बनाना है हमें? रे बनाना है। कैसे बनेगा? मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रादेश, पित्रादेश। अब देखो ना, शब्द के बीच में रे, उससे पहले शब्द के बीच में रे, शब्द के बीच में रे, शब्द के बीच में रे, उससे पहले आधा व्यंजन, ये आधा व्यंजन है, ये आधा तय, ये आधा तय, ये आधा तय। ठीक है, अब इनको अलग करना है ऐसी जगह से जहां इनका मीनिंग हो जाए। बर्तन कम है, झाड़ू पोछा कर दिया अच्छे से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है जी? मात्र और आज्ञा। ये कैसे बना है? पित्र और आज्ञा। ये क्या है जी? यहाँ पे मात्र और आदेश। ये क्या है? पित्र और आदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर से क्या आ गया आपका? री और आ, इधर से री और आ, इधर से री और आ, इधर से री और आ। क्लियर? तो आज्ञा में आ आएगा। तो ये सब बन क्या रहे हैं जी? ये देखो, ये री और आ मिला के रा बना है। रा कहाँ? ये रे, ये आ, री और आ मिला के रा, ये वाला रे, ये वाला आ, री और आ मिला के रा, ये वाला रे, ये वाला आ, री और आ मिला के रा, ये वाला रे, ये आ। तो ये दोनों के दोनों स्वर है, इसलिए स्वर संधि है। ये सारी क्या है? स्वर, इसलिए स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा? यण संधि। क्यों है यण संधि स्वर संधि में? क्योंकि बीच में रे और उससे पहले आधा व्यंजन आया। तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं हम इस रे की, अब बात कर रहे हैं इस वाले रे की, अब बात कर रहे हैं हम इस वाले रे की। ठीक है जी? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से ये रे बने तो वो क्या कहलाया? यण संधि। अब देखो ये बने कैसे हैं, ये भी देख लो एक बार। जब आपने इसमें से इस री को ले लिया तो ये आधा तय बचेगा। जब आ को लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? गा बचेगा। री और आ मिला के ये बनेगा। तो पहली कंडीशन तो थी आपकी ये, दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन में ये वाला क्या बन जाता है यहाँ पे? ये। तो ये क्या हो गया आपका? मात्राज्ञा। भाई यहाँ पे जब आपने ये री ले लिया तो ये तो आधा तय बचेगा, इसमें से आ लोगे तो ये क्या बचेगा? ये री और आ को मिला के क्या बनेगा? रा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी?
अब ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये आधा तय और रा होगा, और ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका ग। तो पितरा गया, यहाँ पर री है, यहाँ पर आ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आधा तय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से यहाँ से आ आपने ले लिया, तो ये क्या बच गया, देश बच गया। री और आ को मिलाओगे ये बनेगा, और इसको आप इस रूप में करोगे मात्रादेश। ठीक है जी, इस तरीके से आपके शब्द बनते हैं। इसमें से री निकालोगे तो ये आधा तय बचेगा, इसमें से आ निकालोगे ये देश बचेगा, री और आ को मिलाओगे ये, और इसी को हम किस रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस रूप में। तो फिर शब्द क्या बन जाएगा आपका, पित्रादेश। इस तरीके से आपके शब्दों का निर्माण होता है। अब कोई आपसे उपसर्ग पूछे, इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें तो दो शब्द है, पित्र आदेश है, यहाँ माता आदेश है, माता का यहाँ पित्राज्ञा, यहाँ मात्राज्ञा है। ठीक है जी, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों तत्सम है, संस्कृत के हैं। जब दोनों तत्सम है तो इनसे बनने वाला शब्द भी तत्सम होगा। तो शब्द जिस प्रोडक्ट जिसका होगा तो माल भी तो उसी का तैयार होगा। इसमें अधि उपसर्ग है, अति है, उसमें नि उपसर्ग है, तो उपसर्ग की पहचान संधि से होगी। इनमें सब में प्रति उपसर्ग था। तो किस तरीके से शब्दों का निर्माण हुआ ये आपको बताया जा रहा है। अब आ जाओ आप यहाँ पे, यहाँ शब्द ले लिया आपने स्वागत। ठीक है, इसके बाद अन्वेषण, अन्वय करो जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सु और आगत, यहाँ पर अनु और एषण, और यहाँ पे अनु और आय। ये इसका संधि विच्छेद है। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, इधर से उ, इधर से आ, उ और आ मिलके वा बना, इधर से उ, इधर से आई, तो ये मिलके क्या बनेगा जी, आपका वे बनेगा। इधर से उ और इधर से आपका बनेगा ए, ये उ और ए मिलके, उ और ए मिलके क्या बनेगा जी, वे बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ गया, इधर से उ आ वा बन गया। अब बने कैसे हैं ये भी देख लो। यहाँ पे इधर से क्या आ गया है, आधा से। ठीक है, इसमें से उ ले लिया ना आपने, ये वाला उ ले लिया तो आधा से बचेगा, आ ले लिया इधर से गत बचेगा, उ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाह। ऐसे ही यहाँ पे देखो जी, तो इसमें से उ लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, आधा न बचेगा, आधा न। इधर से आई लोगे तो क्या बचेगा, इधर सन। उ और आई को मिलाओगे तो क्या बनेगा, वे। इधर से उ लोगे तो इधर क्या बचेगा, आधा न। इधर इसमें से ए ले लिया आपने, तो इधर से क्या बचेगा आपका, इधर बच गया न, और इधर बच गया ये, उ और ए को मिला के आपने बनाया वे। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर वे है, इससे पहले आधा व्यंजन, शब्द के बीचों वे, यहाँ पे आधा व्यंजन, शब्द के बीच में वे, और यहाँ पर ये आधा व्यंजन। अब वो आपसे उपसर्ग पूछेगा, इसमें सु उपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें भी अनुपसर्ग है। सु का अर्थ होता है अच्छा, श्रेष्ठ। आगत का आए हुए का, तो आए हुए का अच्छा हो तो ये स्वागत कहलाया। ठीक है, अनु और एषण, अनु का अर्थ होता है पीछे, एषण का अर्थ होता है छानबीन। तो जो पीछे की छानबीन करता है वो अन्वेषण कहलाता है। तो अन्वेषण क्या है, अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, तो भारत में एक एजेंसी है जो जितनी भी सरकारी हमारी चीजें हैं उनकी छानबीन करती है। अनु का मतलब क्या होगा, पीछे आए, तो जो पीछे से जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, अन्वय। अन्वय में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को अपने स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या थे, ये आपके यण संधि के उदाहरण, और इसमें यहाँ ये सारी कंडीशन आ गई दोस्तों। इसमें ये सारी की सारी कंडीशन आ गई है। ये क्या है आपका, ये है, रे है, ये वे है, इसमें ये रे और वे, यानी एक प्रत्यार जिसमें ये रे ले वे, ये वाला वे बन गया जी आपका। अब इसका कोई शब्द बनता नहीं है, इसका जो शब्द है बस एक शब्द है लाकर्थी, और वो भी संस्कृत का है, संस्कृत में प्रयोग होगा, संस्कृत के नियम में। बाकी इसका और कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसका एग्जाम्पल एक है और कोई बनता ही नहीं। तो इसमें क्या बन गया जी आपका वे बन गया, ये रे वे, तो ले का बनेगा नहीं, इसमें ये रे वे बन गया। किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से यह बने, रे बने, वे बने। शब्द के बीच में ये रे वे हो, उससे पहले आधा व्यंजन हो, तो क्या कहलाता है? यण। तो यण नाम क्यों पड़ा? यण नाम इसलिए पड़ा, यण एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार में यह रे ले वे वर्ण आते हैं। और इसका नाम दीर्घ क्यों पड़ा था? क्योंकि इसमें बड़े वर्ण दीर्घ वर्ण बनते थे। दो स्वर वर्णों को मिलाने पर इसमें क्या बनते थे? बड़े वर्ण बनते थे। इनको हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से ये बने तो वे दीर्घ हो गए। और जहां प्यारे दोस्तों यह रे ले वे बने, यह बने, रे बने और वे बने, तो वो क्या कहलाए? आपके यण संधि कहलाए। इसके बाद बारी किसकी है? इसके बाद बारी है हमारी यहाँ पर तीसरा गुण संधि। इसका है जी गुण संधि। ठीक है जी। तो अब क्या करना है जी? हमें गुण संधि के बारे में पढ़ना है। तो गुण संधि कहाँ होगी जी? ये भी देखो, तीसरा है हमारा गुण संधि। गुण संधि कहाँ है? जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच ऐ और औ, जहां शब्द के बीचों बीच ऐ और औ की एक मात्रा हो, जहां शब्द के बीचों बीच ऐ और औ की एक मात्रा हो, जहां शब्द के बीचों बीच ऐ और औ की एक मात्रा हो। दूसरा, जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से, किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से ऐ और अर वर्ण बने। जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से ऐ और अर वर्ण बने तो क्या कहलाते हैं? गुण संधि। इसके बाद तीसरी कंडीशन, ए के साथ में ई मिलाएं, ऐ बने। ए के साथ में ओ मिलाएं, औ बन जाए। ए के साथ में री मिलाएं तो अर बन जाए। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है जी। तो ये तीन कंडीशन एक ही है, ये जानबूझ के अलग अलग लिखी है। तीनों में से जो भी आपको याद रह जाए। ये ए और ई को मिला के ऐ बनता है, ए और ऊ को मिला के औ बनेगा, ए और री को मिला के क्या बनता है दोस्तों? अर बनता है। तो जहां शब्द के बीचों बीच ऐ और औ हो, शब्द के बीचों बीच ऐ हो, औ हो, जहां शब्द के बीचों बीच ऐ हो, औ हो या फिर अर हो, इनकी मात्रा कितनी होती है? एक मात्रा होती है। ठीक है। इसकी मात्रा कितनी होगी? एक मात्रा। इसकी मात्रा कितनी होगी? एक मात्रा। ठीक है। ये जो मात्रा दिखाई देगी जहां, वे गुण संधि के उदाहरण होंगे। जैसे रमेश, सुरेश, नरेश, महेश, गणेश, राकेश, राजेश। इन सब में किसकी मात्रा है? ऐ। कहाँ है ये रही एक मात्रा। जहां शब्द के बीचों बीच ये एक मात्रा आ जाए
तो क्या कहलाएगा? गुण संधि। तो किसकी मात्रा है ये? ऐ की मात्रा 1 है। फिर इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द को ऐसी जगह से अलग करो जहां इनका मीनिंग हो जाए। तो इनका मीनिंग कैसे होगा? रमा और ईश रमेश है, सुर और ईश सुरेश है, नर और ईश नरेश है, महा और ईश महेश है, और गण और ईश गणेश है, और राका और ईश राकेश है, और राज और ईश राजेश है। तो यहाँ कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? इधर से आ, यहाँ पर ई, इधर ए और ई, यहाँ पर ए और बड़ा ई, यहाँ पे आ और ई, यहाँ पर ए और ई, और यहाँ पर ये आ और ई, यहाँ पे ए और ई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाने के बाद में ये आई बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर जी आप तो कह रहे थे ए और ई मिलके आई बनता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वो कुछ भी मिलाए, ए और ई मिलके भी आई बनेगा, आ और ई मिलके भी आई बनेगा, ए और बड़े वाला ई मिलके भी आई बनेगा, आ और बड़ा ई मिलके भी आई बनेगा। और तो कोई दूसरा बना ही नहीं सकते आप। ये तो आपको दीर्घ संधि में भी बताया था कि दो छोटे एक साथ आ जाए, दो बड़े एक साथ आ जाए, एक बड़ा एक छोटा आ जाए, एक छोटा एक बड़ा आ जाए, बनाएंगे आपके यही। क्लियर है? इसलिए आपको ध्यान रखना, जहां शब्द के बीचों बीच ऐ औ की एक मात्रा हो, जहाँ के निर्दोष पर वर्णों के योग से ऐ ओ अर वर्ण बने, तो ये क्या कहलाता है? हमारा गुण संधि। ये वही बने, ठीक है। तो यहां से हमने आ लिया, लास्ट वाला लेंगे ना, इसका पहले वाला लेंगे, इसका लास्ट में ये लेंगे, इसका पहला लेंगे, इसका लास्ट का लेंगे। रे एक व्यंजन है, लास्ट में उसमें ए है। व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, वही हम निकाल रहे हैं। व्यंजन में जो स्वर है वो निकाल लिया यहाँ। व्यंजन में यहाँ आ है, यहाँ पे ए है, तो इसीलिए ये क्या किया हमने? सही बना। वही कंडीशन अप्लाई हो गई ना, देखो ये जहां शब्द के बीचों बीच ऐ हो, यहाँ के निर्दोष स्वर वर्णों के योग से ऐ बने, यहाँ ए और ई को मिला के ऐ बने, तो ये जो पहली कंडीशन थी आपकी, ये वाली कंप्लीट कर ली हमने। अब इसको भी देखो, और देखो इसके एग्जाम। यहाँ पे हमने शब्द ले लिए नरेंद्र, जितेंद्र, हरेंद्र, सत्येंद्र, गजेंद्र, योगेंद्र और राजेंद्र। इन सब पे मात्रा किसकी आई है? इन सब पे भी मात्रा यही है, आई की मात्रा है इन सब पे। तो ये क्या हो गया जी? यहाँ पे ये एक मात्रा है, ये भी 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 एक मात्रा है। ये ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया जी? आपका ऐ बन गया। ये क्या बन गया? ऐ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी? नर और इंद्र है, ये जित और इंद्र है, ये हर और इंद्र है, और ये सत और इंद्र है, और ये गज और इंद्र है, और ये योग और इंद्र है, और ये राज और इंद्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर क्या है जी? ए और ई,
यहाँ पे भी ए और ई, इसमें भी ए और ई, ए और ई, इधर भी ए और ई, इधर भी ए और ई, इधर भी ए और ई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों मिलके क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों मिलके आई, ये आई, ये वाला आई, ये वाला आई, ये वाला आई, यहाँ पे भी ये आई। आप इसको ए बोलते हो, ए तो इंग्लिश में होता है ये ए और ई को मिला के आई बनता है। क्लियर। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, जब इसमें ये आई बना है तो ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, क्योंकि जहां ये बनेगा शब्द के बीच में एक मात्रा है। तो यहाँ पे आपसे वो पर्यायवाची भी पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि राकेश बताइए जी किसका पर्यायवाची है। तो रा का रात को कहते हैं ई स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा होता है, तो राकेश किसका पर्यायवाची हो गया, चंद्रमा का हो गया। ऐसे ही आपने दीर्घ संधि में पढ़ा था रजनीश, रजनी रात ई स्वामी, तो रजनीश क्या है, चंद्रमा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, नर राजा, नर मनुष्य, इंद्र राजा, तो जो मनुष्य का राजा है वो क्या कहलाया, नरेंद्र। तो नरेंद्र किसका पर्यायवाची हुआ, राजा का पर्यायवाची हुआ। रमा किसका नाम है, पार्वती का। इस मतलब स्वामी, जो पार्वती का स्वामी है रमेश, भगवान शिव। सूर्य देवता ई स्वामी, देवताओं के स्वामी इंद्र, तो ये किसकी पर्यायवाची हुई, ये राजा का पर्यायवाची है। ठीक है जी, ये महेश भगवान शिव का पर्यायवाची है। ये गण जनता लोग ई स्वामी, लोगों का स्वामी कौन है, गणेश। तो प्यारे दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें उपसर्गों की पहचान कहां से होगी, संधि से। प्रत्यय का पता संधि से, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी संधि से, पर्यायवाची संधि से, किसी शब्दों का मीनिंग संधि से पता चलेगा। ये सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं आपके सामने। मैं केवल संधि नहीं करा रहा हूं, मैं संधि के साथ साथ ये सारे टॉपिक आपको करा रहा हूं। संधि के साथ साथ ये सारे टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब आपने कौन सी कंडीशन अप्लाई कर ली, ये वाली कंडीशन। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी पे आ जाओ। तो दूसरी क्या है जी, ए और ओ को मिला के, यहाँ पे हमने शब्द ले लिया परोपकार, अरुणोदय, सर्वोदय, सूर्योदय, मोदय और मोह। यहाँ पर क्या हो गया जी, पर और उपकार, परोपकार, अरुण और उदय, अरुणोदय, सर्व और उदय, सर्वोदय, सूर्य और उदय, महा और उदय, महोदय, महा और उत्सव, महोत्सव। यहाँ पर क्या हो गया जी, ए और ओ को मिला के, 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 यहाँ पे आ और ओ को मिला के, आ और ओ को मिला के, तो ये क्या बन जाएगा, ए और ओ को मिला के औ बनेगा, ये वाला। ए और ओ को मिला के औ बनेगा, ये वाला।
ए और ऊ को मिला के औ बनेगा। ये वाला ए और ऊ को मिला के औ। यहाँ पे क्या है जी, आ और ऊ को मिला के ये वाला औ, और ये आ और ऊ को मिला के ये वाला हो। परोपकार, अरुणोदय, सर्वोदय, सूर्योदय, महोदय, महोत्सव, ये सब क्या हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हुई बात? जी जी। तो यहाँ पर क्या है, पर मतलब दूसरे का उपकार भला, जो दूसरे का भला करेगा वो परोपकार। इसमें से आपने क्या ले लिया जी, इसमें से ए ले लिया तो ये आधा रे बचेगा, इसमें से ऊ ले लिया तो ये पकार बचेगा, ए और ऊ को मिलाएंगे तो ये औ बनेगा। अब आप क्या करोगे, इस आधे रे को और औ को किस रूप में लिखोगे, रो के रूप में, वही रहा ये रे ये वाला औ, ठीक है। ऐसे शब्द बनते हैं। पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके ये शब्द बन गया। तो पर दूसरे का उपकार भला, जो दूसरे का भला करता है वो परोपकार। अरुण और उदय, अरुण सूर्य, सूर्य का उदय होना, सर्व मतलब सभी, सभी का उदय होना, उन्नति होना, सूर्य का उदय होना, महा उत्सव, ठीक है। और महोदय, ये क्या है, महोदय। तो यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन थी जी इस वाली, ये जो ए और ऊ मिलके औ, तो जहां औ बनेगा एक मात्रा आएगी तो वो भी क्या कहलाएंगे, गुण संधि। अब आ जाओ जी इस पे, यहां पर इस पे, ये तीसरी ए और री मिलके, ये हो रहा है ना कि जहां शब्द के बीचों बीच ऐ आ जाए, औ आ जाए, आ गया जी औ। यहाँ के नहीं दो स्वर वर्णों के मेल से ऐ बने, औ बने, बन गया जी ऐ औ। अब ये अर बना, ये तीसरी कंडीशन है आपकी ये वाली। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया सप्तऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि, राज ऋषि, महर्षि। तो ये सब क्या है जी, यहाँ पर सप्त और ऋषि, संधि विच्छेद देव और ऋषि, संधि विच्छेद ब्रह्म और ऋषि। अब योग ऋषि को यहां से निकाल लेता हूं, ठीक है जी। ये क्या हो गया जी, यहाँ राज और ऋषि, और ये क्या हो गया जी, महार और ऋषि। और इधर क्या बनाया था हमने, राज ऋषि, योग ऋषि। योग ऋषि को लिख लेते हैं यहाँ, तो ये क्या बनेगा आपका, योग और ऋषि। अब इनमें कौन से वर्णों का मेल हुआ, ए और री का, इसमें भी ए और री, इसमें भी ए और री, यहाँ पे भी ए और री, यहाँ पे है आ और री, यहाँ पे ए और री, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या बनेगा जी आपका, ये बनेगा आपका अर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा अर, ये भी बनेगा आपका अर, और ये भी बनेगा आपका अर। आ और री ये बनेगा आपका आर, ए और री ये बनेगा आपका अर। क्लियर? तो यहाँ पे वही कंडीशन हो गई, ये देखो ए और री मिलके अर बने या आर बने। भाई यहाँ आ आएगा तो यहाँ भी तो आर आएगा। अगर यहाँ पे आ है, जैसे महर्षि है तो महर्षि में क्या यहाँ आ आएगा, ये री आएगा। तो ये सारी कंडीशन हो गई। जहाँ के नहीं दो स्वर वर्णों के योग से अर बने, बन गया जी अर। जहाँ ए और री में लिखे अर बनाए, तो ये थे जी आपके गुण संधि। क्या थी जी, गुण संधि।
क्लियर है जी यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है, जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। इसमें से बताना है ये जो मात्र आज्ञा है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। मात्र आज्ञा, ठीक है जी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, मात्रा और आज्ञा इससे महाज्ञा डी, मात्र और आज्ञा। इसके बाद में फिर आपको बताना है यहाँ पर सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सप्तऋषि, 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 बताओ। 4 ऑप्शंस हैं, सबको आंसर देना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। इससे पता चलेगा कि आपने चीजें रटी है या समझी है। ए बी सी डी, इधर से ए बी सी डी में से कौन सा सही है जी। देखो रटोगे तो फिर पेपर में दिक्कत होगी, फिर वहां इन पर डिपेंड रहने वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? वेरी गुड। अब सचिन का सही है जी। हाँ, सचिन ने सही किया है, गोपाल का आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब इनको समझो ध्यान से। इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इधर भी कोई सही नहीं है, इधर भी कोई सही नहीं है, ठीक है। हाँ, शिवम यादव का भी सही है, ठीक है। अब ये देखो, इसका सही आंसर है ई, ये है मात्र और आज्ञा, और इसका भी सही आंसर है ई, ये है सप्त और ऋषि। इसमें गलती क्या है, ये मात्र मतलब केवल है, तो ये केवल की आज्ञा तो है नहीं। मात्र शब्द का प्रयोग तो हम केवल के लिए करते हैं, मात्रा का प्रयोग क्वांटिटी के लिए करते हैं। ये आपका तद्भव हिंदी का शब्द है, ये तत्सम है, तद्भव शब्द से तद्भव बनेंगे, तत्सम शब्द से तत्सम बनेंगे, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया मां। इसमें ये मात है, ये भी गलत है, इसकी वजह से। इसमें गलती क्या है, इसमें एक री आपका ये है, ये तो बात ठीक थी, लेकिन इसने एक और दे दिया, ये इसकी वजह से गलत है। इसके अंदर क्या गलती है, इसके अंदर गलती ये वाली है, इसके अंदर एक ये गलती है, दूसरी गलती ये, और इसके अंदर गलती है, क्योंकि वो 7 ऋषि है, सत नहीं है, सत मतलब तो श्रेष्ठ होता है। तो आप में से कुछ बच्चे वास्तव में लॉजिकली चीजों को सीख रहे हैं, और ये दोनों ही चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई, और वो देगा आपको इस तरीके से। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, लॉजिकली करो। हाँ नहीं, कई बच्चों ने आंसर सही दिया है, उन्होंने बताया कि इनमें से कोई नहीं, तो ये जरूरी थोड़ा ही होता है भाई। अगर आपने चीजों को लॉजिकली सीखा है तो आप उस गलती को पहचान पाओगे। सही आंसर देना आसान है, लेकिन क्वेश्चंस बनाना और क्वेश्चन बना के उन गलतियों को पहचानना वो तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होना है, ठीक है, वो भी लॉजिकली चीजों को सीखना है। अगर आप, मुझे पता था कि आप ये गलती करोगे, अगर मैं ये चीजें लेके सामने नहीं आता, ठीक है, तो आप ये गलती पेपर में करते, आप ऑप्शन में देखते इसको यही करते, यहां तक पहुंचते ही नहीं जो ई ऑप्शन तक है, या ई की जगह वो डी में दे देता है इसको। तो इसलिए चारों ऑप्शंस को देखना
जरूरी है। तो यहां तक क्लियर है सबको। अब कल जो पढ़ेंगे वो है फोर्थ भेद, और वो फोर्थ भेद किसका है जी? वृद्धि संधि का है। क्या है जी? वृद्धि संधि। क्लियर? तो कल इसको कर लेंगे कंप्लीट। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं वृद्धि और अयादी संधि के साथ।